नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी के पहले पेपर जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम और जिसका पेपर कोड है HND 301 उसके 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हमने लिए हुए हैं आपके पूरे सिलेबस पर आधारित हैं। पूरे सिलेबस से 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर छांट करके रखा हुआ है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश की रचना किसने की है यही आपको यहाँ पर बताना है। ए है भरत मुनि, बी है भामह, सी है मम्मट और डी है वामन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य प्रकाश के जो रचयिता हैं उनका नाम है मम्मट। दूसरा प्रश्न है, काव्य की परिभाषा को कहते हैं। काव्य को परिभाषा को क्या कहते हैं आपको बताना है। ए है काव्य हेतु, बी है काव्य लक्षण, सी है काव्य प्रयोजन और डी है काव्य गुण। तो काव्य की परिभाषा को काव्य लक्षण कहा जाता है, यानी काव्य का लक्षण ही काव्य परिभाषा कहलाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य के लक्षण के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ए है रुद्रट की, बी है भामह की, सी है कुंतक की और डी है मम्मट की। यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भामह। भामह ने कहा था कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि भामह ने ही अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम है काव्यालंकार। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? यह है जयदेव की, बी है भोजराज की, सी है विश्वनाथ की और डी है क्षेमेंद्र की। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विश्वनाथ की यह पंक्ति है। विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य हैं। इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम है साहित्य दर्पण। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपसे पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका काव्य लक्षण दिया हुआ है यानी काव्य की परिभाषा है और किसके द्वारा दिया गया है दूसरी तरफ ये है। दोनों में आपको मिलान करना है। ये है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी के द्वारा ही कहा गया है तो सही सुमेलित है। बी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, जगन्नाथ की ही पंक्ति है, यह भी सही सुमेलित है। सी है तद दोषो शब्दार्थो सगुड़ा वनलंकित पुनः क्वापि, मम्मट के द्वारा कहा गया है तो यह भी सही सुमेलित है। डी है ननु शब्दार्थो काव्यम, ये वामन के द्वारा नहीं कहा गया है बल्कि रुद्रट के द्वारा कहा गया है तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो चारों परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है चारों आपको याद रखना है कि कौन सी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। एक एक पंक्तियां अलग करके किसी भी पंक्ति को आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन काव्य हेतु है? आपको बताना है कि इसमें से काव्य हेतु कौन है। ए है प्रतिभा, बी है व्युत्पत्ति और सी है अभ्यास, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि काव्य हेतु जो है भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों मिलकर के काव्य हेतु कहलाते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु की जगह पर किसने किया है आपको बताना है। यह है वामन ने, बी है दंडी ने, सी है शंकुक ने और डी है अभिनव गुप्त ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन ने काव्य हेतु की जगह पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। आठवां प्रश्न है, काव्य के उत्पत्ति के कारण को कहते हैं। काव्य के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं आपको बताना है। यह काव्य हेतु कहते हैं, बी है काव्य प्रयोजन कहते हैं, सी है काव्य लक्षण कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ 8वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य के उत्पत्ति के कारण को काव्य हेतु कहा जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति के भीतर वह कारण जो उस व्यक्ति को रचना के लिए प्रेरित करते हैं, रचना करवाते हैं उस व्यक्ति से, उसी को काव्य हेतु कहा जाता है तो ए ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसने कहा? जो काव्य हेतु 3 प्रकार के हैं उसमें पहला क्या है? प्रतिभा है। आपको यहाँ बताना है प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है। ए है रुद्रट ने, बी है वामन ने, सी है भामह ने और डी है जयदेव ने। 9वें का आपका
ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रुद्रट के द्वारा प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य हेतु हैं। मम्मट ने किसको किसको काव्य हेतु माना है? ए है शक्ति, बी है निपुणता, सी है अभ्यास और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि काव्य हेतु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मम्मट भी 3 प्रकार के ही काव्य हेतु मानते हैं, लेकिन प्रतिभा को इन्होंने भी शक्ति नाम दिया हुआ है, तो यहाँ शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य हेतु हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है? केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु किसके द्वारा माना गया है? ए है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा, बी है जयदेव के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है भामह के द्वारा। यहाँ 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। ए ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार प्रतिभा का भेद है। प्रतिभा का भेद कौन कौन है राजशेखर के अनुसार? ए है कार्य प्रतिभा, बी है भाव प्रतिभा, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, पहला है कार्य और दूसरा है भाव। कार्य जो प्रतिभा होता है कवि या लेखक में होता है, और भाव जो प्रतिभा होता है वह पाठक या श्रोता या दर्शक के भीतर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहते हैं? काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहा जाता है आपको बताना है। यह काव्य हेतु कहा जाता है, बी है काव्य प्रयोजन कहा जाता है, सी है काव्य लक्षण कहा जाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काव्य रचना के उद्देश्य को ही काव्य प्रयोजन कहते हैं। बी ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन है। आपको बताना है कि वामन ने किसको किसको काव्य प्रयोजन माना है। ए है कीर्ति को, बी है प्रीति को, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। वामन के अनुसार जो काव्य प्रयोजन है कीर्ति और प्रीति दोनों हैं। सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि ने किसको किसको काव्य प्रयोजन माना है आपको यही बताना है। यहाँ पर ए है धर्म, बी है यश, सी है आयुष और डी है सभी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भरत मुनि ने धर्म, यश और आयुष इन तीनों को काव्य प्रयोजन माना है। इसके अलावा हितकर, बुद्धिवर्धक, लोक उपदेश को भी भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन की श्रेणी में रखा है। 16 नंबर प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए, इसको याद रखना है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? ए है विश्वनाथ की, बी है भोजराज की, सी है मम्मट की और डी है भामह की। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक है साहित्य दर्पण। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक हैं? रस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए है भरत मुनि के द्वारा, बी है भामह के द्वारा, सी है आचार्य वामन के द्वारा और डी है आचार्य कुंतक के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रस संप्रदाय की जो संस्थापक हैं उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा ही रस संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, इस बात को आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, काव्य हेतु में किसका स्थान सर्वोपरि है? यानी जो 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों में किसका स्थान सर्वोपरि है आपको बताना है। ए है प्रतिभा का, बी है व्युत्पत्ति का और सी है अभ्यास का। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सबसे ऊपर होता है। जिसके भीतर प्रतिभा होता है वही काव्य की रचना कर पाता है, वही अभ्यास कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं। आपको बताना है यहाँ से उस 6 प्रकार में से कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन से मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। यह है यश प्राप्ति, बी है वित्तीय लाभ, सी है लोक व्यवहार और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं, उसमें यश प्राप्ति भी है, वित्तीय लाभ भी है, लोक व्यवहार भी है। इसके अलावा शिवेत्तर रक्षते जिसे रोग नाश कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति जिसे रसास्वाद कहते हैं, कांता सम्मति उपदेश भी है। इस 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन के मम्मट ने माना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन
कहा गया है आपको बताना है। ए है कालरिज के द्वारा, बी है ड्राइडन के द्वारा, सी है अर्नाल्ड के द्वारा और डी है शेली के द्वारा। यहाँ 20वें का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राइडन के द्वारा यह कथन कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह क्रोचे के द्वारा, बी है टी.एस. इलियट के द्वारा, सी है कालरिज के द्वारा और डी है ड्राइडन के द्वारा। तो यह जो कथन है यह इलियट का कथन है। 21 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना है आपको। यह आचार्य रुद्रट का, बी है अभिनव गुप्त का, सी है भरत मुनि का और डी है मम्मट का। यह जो कथन है भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी और यह जो कथन है इसी को रस सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? रस सूत्र है। इस रस सूत्र को आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रस सूत्र किसके द्वारा दिया गया है, तो भरत मुनि के द्वारा ही दिया गया है और यही उनका रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति। सी ऑप्शन आपका 22 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की? सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा किसने दी थी? ए है शंकुक ने, बी है भट्ट नायक ने, सी है भामह ने और डी है भट्ट लोल्लट ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भट्ट नायक के द्वारा सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा प्रदान की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है? काव्यालंकार किसका ग्रंथ है आपको बताना है। तो काव्यालंकार जो है भामह का ग्रंथ है। ए ऑप्शन 24 का आपका सही हो जाएगा। भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार और इनके द्वारा ही अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकार, यह कथन किसका है? सौंदर्यम अलंकार यह किसके द्वारा कहा गया है? यह अभिनव गुप्त, बी है कुंतक, सी है वामन और डी है इनमें से कोई नहीं। यह जो कथन है वामन का कथन है। सौंदर्यम अलंकार कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? यह दंडी का, बी है उद्भट का, सी है रुद्रट का और डी है वामन का। यहाँ 26 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो ग्रंथ है उद्भट का ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह, याद रखना है आपको। 27 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं। चंद्रालोक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह जयदेव के द्वारा, बी है शारदा तनय के द्वारा, सी है विद्याधर के द्वारा और डी है भानुदत्त के द्वारा। 27 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रालोक की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। 28 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भामह के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है वामन के द्वारा और डी है रुद्रट के द्वारा। तो रीति संप्रदाय की स्थापना जो है आचार्य वामन के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और वामन के द्वारा ही काव्यालंकार सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। यह कथन किसका है? यह कुंतक का, बी है भरत मुनि का, सी है वामन का और डी है क्षेमेंद्र का। तो यह जो कथन है यह वामन के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुण, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह भामह के द्वारा, बी है वामन के द्वारा, सी है भरत मुनि के द्वारा और डी है कुंतक के द्वारा। तो यह जो कथन है आचार्य वामन का कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार कथन फिर से पढ़ देते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुण। फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि काव्य के शोभा कारक धर्म क्या है? गुण हैं। 31 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफिया, यहाँ ग्राफिया कर लीजिएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? यह वर्ड्सवर्थ ने, बी है कॉलरिज ने, सी है टी.एस. इलियट ने और डी है एलन टेट ने। यहाँ 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलरिज के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं?
ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह वामन के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है क्षेमेंद्र के द्वारा और डी है आनंदवर्धन के द्वारा। तो 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। 33 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं। किसके द्वारा अलंकार सर्वस्व की रचना की गई थी? यह भोजराज के द्वारा, बी है रुयक के द्वारा, सी है रामचंद्र के द्वारा और डी है भानुदत्त के द्वारा। रुयक के द्वारा की गई थी, तो बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है, यह कथन किसका है? यह अभिनव गुप्त का, बी है मम्मट का, सी है आनंदवर्धन का और डी है भोज का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा कहा गया है। 35 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं। यह अभिनव गुप्त, बी है भट्ट लोलट, सी है शंकुक और डी है आनंदवर्धन। यह जो ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ है, यह अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। ए ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत से संबंधित हैं। विरेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह अरस्तु, बी है कॉलरिज, सी है लोंजाइनस और डी है मैथ्यू अर्नाल्ड। तो यह जो विरेचन सिद्धांत है, यह अरस्तु के द्वारा दिया गया था। 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? यह क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है मम्मट के द्वारा और डी है विश्वनाथ के द्वारा। यहाँ आपका 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है कुंतक और कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो बी ऑप्शन 37 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह क्षेमेंद्र के द्वारा, बी है कुंतक के द्वारा, सी है रुयक के द्वारा और डी है विश्वनाथ के द्वारा। तो ए ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है आचार्य क्षेमेंद्र और क्षेमेंद्र के द्वारा कवि कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। ग्रंथ का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। 39 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? इसमें से कौन सा ग्रंथ टी.एस. इलियट का है आपको बताना है। ए है द वेस्टलैंड, बी है द सेक्रेड वुड, सी है होमेज टू जॉन ड्राइडन और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ग्रंथ टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखे गए हैं। तीनों ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने ट्रेजेडी के कितने अंग माने हैं? तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के कुल 6 अंग माने हैं। सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है। इसमें से कौन अरस्तु का ग्रंथ नहीं है? ए है पेरिपोइएतिकेस, सी है तेखनेस रिटोरिकेस और सी है वसीयतनामा और डी है पेरिहुप्सुस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिहुप्सुस जो है अरस्तु का ग्रंथ नहीं है, यह लोनजाइनस का ग्रंथ है। बाकी जो तीनों ग्रंथ यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों ग्रंथ अरस्तु के ही ग्रंथ हैं। तीनों ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, तीनों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत से संबंधित हैं। यानी कल्पना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह कॉलरिज के द्वारा, बी है प्लेटो के द्वारा, सी है अरस्तु के द्वारा और डी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज के द्वारा दिया गया था। 43 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसको माना जाता है? यह द प्रेल्यूड को, बी है लिरिकल बैलेट्स को, सी है द फ्रेंड को और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? यह है मूर्त विधान, बी है संवेदनशीलता का असाहचर्य, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह दोनों सिद्धांत जो है टी.एस. इलियट के द्वारा ही दिए गए हैं। मूर्त विधान भी और संवेदनशीलता का असाहचर्य भी दोनों सिद्धांत टी.एस. इलियट के द्वारा ही दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न है, काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया है। यह है कॉलरिज के द्वारा, बी है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सी है ड्राइडन के द्वारा और डी है इलियट के द्वारा। तो काव्य भाषा सिद्धांत वर्ड्सवर्थ का है। 45 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किसने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निर्वैयक्तिकता सिद्धांत किसने दिया है? यह क्रोचे ने,
बी है टी.एस. इलियट ने, सी है कॉलरिज ने और डी है रिचर्ड ने। यहाँ 46 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ए है इलियट, बी है रिचर्ड, सी है कॉलरिज और डी है अर्नाल्ड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिचर्ड के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया है? यह मूल्य सिद्धांत, बी है संप्रेषण सिद्धांत, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो दोनों सिद्धांत हैं, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, दोनों जो है रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, हिंदी आलोचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग और डी है शुक्लोत्तर युग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक कौन है, इनमें से आपको बतानी है। ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है नामवर सिंह, सी है रामविलास शर्मा और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो आलोचक हैं, तीनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। डी ऑप्शन 50 का आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।